हेलो एवरीवन, फिर से बहुत स्वागत है आपका चंद्रा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि साथियों आपको पता है कि आगामी एक बहुत ही अवेटेड बहुप्रतीक्षित परीक्षा का आयोजन होने को जा रहा है, जिसको कहा गया है शिक्षक भर्ती परीक्षा। इसको हम अपना गुरुजी बैच कहते हैं। क्लियर है? तो हमारा जो एकेडमी है चंद्रा एकेडमी, वो शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए लेकर आ रहा है नया बैच। और इस नए बैच की जानकारी में आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारा चंद्रा एकेडमी टीचर भर्ती के लिए मॉर्निंग बैच की घोषणा करता है। और ये मॉर्निंग बैच जो है वो आपको मिलेगा ऑफलाइन, ऑनलाइन, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास में। क्लियर है बात? ये जो क्लास है ये शुरू होने वाला है 28 ऑफ दिस जुलाई, इस महीने की 28 तारीख से शिक्षक भर्ती परीक्षा का नया बैच शुरू होने जा रहा है, मॉर्निंग बैच। और इस बैच में हमारी संस्था सारे अभ्यर्थियों को 4 स्टेज पर 4 लेवल पर तैयारी कराने की प्लानिंग की है। ये जो 4 स्तरों की तैयारी है इसमें हम आपको देंगे राज्य की सबसे बड़ी, सबसे अनुभवी और सबसे ज्यादा अपने सिलेक्शन के लिए डेडिकेटेड लोगों की एक बहुत बड़ी टीम। ये पूरी टीम आपको आपके सफर में आपकी तैयारियों को नया आयाम देने जा रही है। ये जो कोर्स की अवधि है, ये कोर्स की अवधि हमने रखी है 6+2, 6 महीने प्लस 2, 8 महीने का टोटल ड्यूरेशन है। जिसमें शुरू के जो 6 महीने हैं, इस 6 महीने में आपके सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं उन सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद 2 महीने फास्ट ट्रैक मोड पर आप लोगों को रिवीजन कराने की सुविधा दी गई है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जिस पर हम आपको 2 महीना बस फास्ट ट्रैक पर रिवीजन कराएंगे। 6 महीने में कोर्स को कंप्लीट कराया जाएगा, 2 महीने उसका रिवीजन। टोटल ये 8 मंथ का ड्यूरेशन होगा। इसके साथ ही समय समय पर टीचरों द्वारा अपने सब्जेक्ट के क्लास टेस्ट लिए जाएंगे, जिसमें से आपको अपनी तैयारियों का मुआयना करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही ये 2 महीने की रिवीजन क्लास है। और साथ ही लास्ट में हम पूरे स्टेट लेवल पर राज्य स्तरीय एक परीक्षा का आयोजन होगा, जिसमें आपको निःशुल्क उसमें भाग लेने की सुविधा दी जाएगी। और इस आयोजन में, इस परीक्षा पर भाग लेकर के आप अपनी तैयारियों का जायजा ले सकते हैं, अपनी कमियों को सुधार सकते हैं और पूरे राज्य स्तर के लोगों के बीच ये जो कंपटीशन का, जो प्रतिस्पर्धा का माहौल होगा, वो माहौल आपको आपकी तैयारियों में एक नया जान ला देगा। तो दोस्तों 28 जुलाई से ये बैच चालू होने वाली है, 8 महीने का ड्यूरेशन है। और अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और बाकी की जानकारी यहाँ ले सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? तो साथियों आज की जो वीडियो है ये हमारे सिलेबस में जो भारतीय सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस है, उस भारतीय सामान्य अध्ययन में हम आपको भारतीय इतिहास का जो टॉपिक है, उस भारतीय इतिहास के टॉपिक का आज एक इंट्रोडक्शन क्लास है। क्लियर है बात? तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का जो क्लास है, आज का क्लास हमारा होने जा रहा है इंडियन हिस्ट्री का। और इंडियन हिस्ट्री में हम देखेंगे, एक तो हिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन आज हम लोग शुरुआत में देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इसी को कहा गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर है? तो साथियों आज का जो वीडियो है वो हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। और जब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो ड्यूरेशन है वो कहा जाता है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का जो काल है भारतीय इतिहास का, वो हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इस सभ्यता को और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, पुकारा जाता है, जिसके बारे में हम आगे अपनी क्लास में देखेंगे। तो बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे भारतीय इतिहास को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है।
उसके अध्ययन के स्रोतों के आधार पर। एक को कहा गया है प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज, एक को कहा गया अज्ञ ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज, और एक को कहा गया ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये भारतीय इतिहास के प्रोटो हिस्टोरिक एज का पार्ट है, जिसके साक्ष्य जो है, हमको जो जानकारियां मिलती हैं, ये इसके जो पुरातात्विक खुदाइयों से प्राप्त हुआ है, जो हमको आर्कोलॉजिकल के द्वारा जमीन की खुदाई से प्राप्त हुआ, उसके आधार पर अनुमान लगाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जीवन कैसा था, उनका आर्थिक जीवन, उनका सामाजिक जीवन, उनका राजनीतिक जीवन, वो कार्य क्या करते थे, वो रहते कैसे थे, इन सब की जानकारी हमको मिलती है इसके स्रोतों से। क्योंकि इस सिविलाइजेशन पे जो लिपियां प्राप्त हुई हैं, उन लिपियों को अभी तक, ये जो स्क्रिप्ट्स प्राप्त हुए हैं लिपियां, उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इसी आधार पर हम लोग उसको प्रोटो हिस्टोरिक एज बोलते हैं। तो चलो साथियों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जिसमें हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। और सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात होगी तो सबसे पहले हम एक डेट देखेंगे। ये डेट है 1921 का, 1921 का। और 1921 में क्या हुआ, तो सबसे पहले एक पुरातत्ववेद थे जिनका नाम था दयाराम साहनी। क्या नाम था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम खुदाई की गई। एक भारतीय पुरातत्ववेत्ता थे जिनका नाम था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 में एक आज के वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित रावी नदी के किनारे एक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जिसका नाम है हड़प्पा, इस स्थल की खुदाई की। और चूंकि सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल को ही खुदा गया था, इसीलिए इस समय, इस काल को क्या कहा गया, तो इसी समय इसको कहा गया हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि सर्वप्रथम क्षेत्र जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का वो हड़प्पा था, जिसकी खुदाई 1921 में की गई थी, इसीलिए इसको कौन सी जगह का नाम दिया गया, तो हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। फिर अगला डेट हम लोग देखते हैं। अगला डेट बात होगी 1922 की, अगले ही साल 1922 में एक और भारतीय पुरातत्वविद थे जिनका नाम था राखल दास बनर्जी। क्या नाम था? राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कहा जाता है मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई। सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, जिसके आधार पर इसको क्या कहा गया, हड़प्पा सभ्यता। अगले ही साल एक और भारतीय पुरातत्वविद थे, इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, जिनका नाम था राखल दास बनर्जी। और इस राखल दास बनर्जी ने कौन से स्थल की खुदाई की? मोहनजोदाड़ो की। क्लियर है यहां तक बात? तो दो स्थल खोजे गए, और इस दो स्थल के बाद हम देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट डेट आता है 1924 का, 1924 का। और 1924 में क्या हुआ, तो अंग्रेजों के द्वारा भारत में पुरातन चीजों की खोज के लिए आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया था। क्लियर है? ये संस्था वर्तमान में भी भारत में कार्यरत है और पुरानी चीजों की खुदाई और उनकी कार्बन डेटिंग का काम करती है। तो 1924 में भारतीय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो क्या बोलते हैं, डायरेक्टर के पद पर एक अंग्रेज अधिकारी आए जिनका नाम था जॉन मार्शल। क्या था जिनका नाम? जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया।
क्योंकि पहली खुदाई हड़प्पा क्षेत्र की हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। और बाद में अलग अलग क्षेत्रों पर, बहुत सारे अलग अलग स्थानों पर और भी खुदाई से क्षेत्र प्राप्त हुए। और चूंकि ये सारे क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास ही थे, इसीलिए उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो डायरेक्टर थे, जिनका नाम था जॉन मार्शल ने इस पूरी सभ्यता को क्या नाम दिया? तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। इसको और भी क्या कहा जाता है? तो चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास थी, इसलिए इसको कहा गया सैंधव सभ्यता। तो हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता, ये सब किसका नाम है? सिंधु घाटी क्षेत्र का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो 1921, 22 और 24, एक नाम इंपॉर्टेंट है दयाराम साहनी का, जिन्होंने हड़प्पा की खुदाई की। अगला फेमस नाम है राखल दास बनर्जी का, जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई की। और 1924 में जो डायरेक्टर थे एएसआई के, जिनका नाम था जॉन मार्शल, इन्होंने इस पूरी सभ्यता को नाम दिया जिसका जिसका कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर है बात? चलिए, तो अब इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। अब इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता का विस्तार। सिंधु सभ्यता का विस्तार। इस सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी क्षेत्र प्राप्त हुए, उन सभी क्षेत्रों का विस्तार समझने के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा। हम लोग किसी भी क्षेत्र को किस तरीके से देखते हैं? तो उसकी दिशाओं के आधार पर हम इसका मापन करते हैं। तो दिशाओं के आधार पर अगर बात की जाए, तो ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम, ऊपर पड़ेगा उत्तर और नीचे दक्षिण। तो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रीय विस्तार हमको देखना है, वो देखना है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं में कौन कौन से क्षेत्र थे। तो बात की जाए अगर सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी क्षेत्र की, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र जो था, जो नगर मिला, उसका नाम है आलमगीरपुर। क्या नाम है उसका? आलमगीरपुर। और ये जो आलमगीरपुर है, वर्तमान में कौन से जिले पर है? तो मेरठ जिले पर। और ये सारे साइडें जो थी, वो अलग अलग नदियों के मुहाने पर, नदियों के किनारे बसी हुई थी। तो ये जो आलमगीरपुर है, ये आलमगीरपुर कौन सी नदी के किनारे था? तो हिंडन नदी। कौन सी नदी? हिंडन नदी। तो सिंधु सभ्यता का सबसे जो पूर्वी क्षेत्र है आलमगीरपुर, ये कौन से क्षेत्र में कौन सी नदी के किनारे है? हिंडन नदी। अगर बात की जाए पश्चिमी क्षेत्र की, पश्चिमी स्थल की, तो पश्चिमी स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक जगह स्थित है, जिसका नाम है सुतका गेंडोर। क्या नाम बोलेंगे इसको? सुतका गेंडोर। और ये जो सुतका गेंडोर है, ये कौन सी नदी के किनारे मिलेगा? तो दास का नदी। कौन सी नदी? दास का नदी। तो पूर्वी क्षेत्र कहलाएगा आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी के किनारे है। पश्चिमी क्षेत्र है सुतका गेंडोर, जो कि कहां मिलेगा? दास का नदी। अगर उत्तरी सिंधु सभ्यता क्षेत्र की बात करें, तो उत्तरी क्षेत्र का नाम है मांडा, जो कि वर्तमान में कहां स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। और ये कौन सी नदी के किनारे मिलेगा? तो ये मिलेगा हमको मांडा, जो है मांडा हमको मिलेगा चिनाब नदी के किनारे। सिंधु की एक सहायक नदी है जिसका नाम है चिनाब। इस चिनाब नदी के किनारे मांडा स्थल प्राप्त हुआ, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र है। अगर बात की जाए सबसे दक्षिणी क्षेत्र की, तो सबसे दक्षिण क्षेत्र में दक्षिणी क्षेत्र जो मिला, उसका नाम है दैमापाद। और दैमापाद कौन सी नदी के किनारे मिलेगा? तो गोदावरी की एक सहायक नदी है, जिसको कहते हैं प्रवरा नदी।
और ये वर्तमान में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। तो बात की जाए अगर सिंधु सभ्यता के विस्तार की, तो सबसे पूर्वी क्षेत्र है इसका आलमगीरपुर, सबसे पश्चिमी क्षेत्र है सुतका गेंडोर, सबसे उत्तरी क्षेत्र हमको मिला मांडा, और सबसे दक्षिणी क्षेत्र हमको कौन सा मिलेगा, तो दैमाबाद। और ये दैमाबाद कहाँ पड़ेगा, प्रवरा नदी के किनारे। तो ये है सिंधु सभ्यता का विस्तार। इन 4 क्षेत्रों से हम सिंधु सभ्यता के विस्तार को समझे हैं। अब इसके बाद अगर बात की जाए सिंधु सभ्यता की विशेषताओं की, तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता जो थी वो एग्जाम में पूछा भी गया था, और वो है इसकी नगर नियोजन प्रणाली। तो आज के टॉपिक में, अभी के टॉपिक में हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली। साथियों, लास्ट ईयर जो सहायक शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम हुआ था, उसमें डायरेक्ट पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीकृत सभ्यता थी, एक अर्बन सिविलाइजेशन था। क्लियर है। और इस अर्बन सिविलाइजेशन पर भी हम लोग देखते हैं कि सिंधु सभ्यता डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, कौन सी सभ्यता थी, नगरीकृत सभ्यता। सिंधु सभ्यता एक नगरीकृत सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन। जिसमें भवने, सिंधु सभ्यता के में जो भवने मिली, मकान मिले, घर मिला, जिसमें भवने कैसी बनी हुई थी, तो ग्रिड पद्धति से। भवने ग्रिड पद्धति से बनी थी। सड़कें जो थी एक दूसरे को समकोण, राइट एंगल, समकोण पर काटती थी, तथा जल निकासी के लिए, ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी के लिए नालियों की व्यवस्थित संरचना प्राप्त होती है। तो अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी, तो पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीकृत सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन था। भवनें कैसी बनी थी, तो ग्रिड पद्धति से बनी थी। सड़कें एक दूसरे को कैसे काटती थी, राइट एंगल पर, समकोण पर काटती थी। इसके साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता का जो ड्रेनेज सिस्टम है, पानियों के लिए जो जल निकासी की व्यवस्था है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात थी सिंधु घाटी सभ्यता की। क्लियर है यहां तक। तो चलिए, सबसे पहला तो देखा इसमें हमने नगर नियोजन की प्रणाली कैसी थी। इसके अलावा अगर बात करें तो सिंधु सभ्यता के नगर पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में विभाजित था। जितने भी क्षेत्र सिंधु सभ्यता में देखने को मिलते हैं, इन सभी क्षेत्रों को अगर कहा जाए तो कितने भागों में विभाजित था, 2 भागों में विभाजित था। और इस 2 भागों को अपन समझते हैं कि कैसे विभाजित था। देखिए, मान लीजिए मान लीजिए ये सिंधु सभ्यता का क्षेत्र है। अगर सिंधु सभ्यता के इस क्षेत्र की बात की जाए, तो हमने पहले ही देखा कि ये जो क्षेत्र था वो कितने भागों में विभाजित होता था, तो 2। इस भाग में ये कहलाता था पूर्वी भाग,
और ये कहलाता था पश्चिमी भाग। जैसा कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि पूर्वी भाग थोड़ा बड़ा होता था और पश्चिमी भाग थोड़ा छोटा। ये जो पश्चिमी भाग था, ये पश्चिमी भाग की खासियत ये थी कि पश्चिमी भाग कहाँ स्थित था, तो ऊंचाई पर होता था, ऊंचाई पर स्थित था। इस पश्चिमी भाग को और किस नाम से जाना जाता था, तो दुर्ग। किस नाम से जाना जाता था? दुर्ग। ये जो पूर्वी भाग है, ये पूर्वी भाग निचले स्तर पर स्थित था, और इस पूर्वी भाग को क्या कहा जाता था? नगर। क्लियर है बात? साथियों, जब सिंधु सभ्यता की खुदाई हुई, अलग अलग स्थलों की खुदाई हुई, तो उन्हीं के प्राप्त साक्ष्यों से हम ये अनुमान लगाते हैं कि जितने भी क्षेत्र थे वो दो भागों में विभाजित थे। एक को कहा गया पूर्वी भाग, जिसको कहा जाता था नगर। दूसरा था पश्चिमी भाग, जिसको कहा जाता था दुर्ग। ये जो पश्चिमी भाग था, दुर्ग को थोड़ा ऊंचाई पर स्थित होता था। पूर्वी भाग जो है वो निचले स्तर पर स्थित था। ऐसा माना जाता था यहाँ के घरों की संरचना देख के कि इन क्षेत्र पर सामान्य जन सामान्य रहते थे। आम लोगों के लिए कौन सा क्षेत्र था रहने का? तो पूर्वी क्षेत्र। और ये जो पश्चिमी क्षेत्र था, यहां से प्राप्त भवनों से ऐसा अनुमान लगाया जाया गया है कि जो सम्राट लोग थे, जो पुरोहित वर्ग था, जो व्यापारी वर्ग था, जो सम्राट लोगों था, उन सम्राट लोगों का निवास कहाँ होता था? तो पश्चिमी भाग यानी दुर्ग में। क्लियर है यहां तक बात? तो देखिए, सॉरी, पूर्वी भाग निचले स्तर पर जहां जन सामान्य रहता था, पश्चिमी भाग ऊंचाई पर स्थित था जिसे दुर्ग कहा जाता था। और ऐसा माना जाता है कि इस भाग में कौन लोग निवास करते थे? तो जो सम्राट लोग रहते थे वो निवास करते थे। कुल मिलाकर के अधिकांश अगर क्षेत्रों की बात की जाए, अधिकांश सिंधु सभ्यता के जो क्षेत्र थे वो कैसे बने हुए थे? तो दो भागों में विभाजित थे। एक को कहा गया पूर्वी भाग नगर और दूसरे को कहा गया पश्चिमी भाग दुर्ग। और जब बात आती है कि इस पूरे भागों पर विभाजित था, तो यहां से दो शहरों के नाम, दो क्षेत्रों के नाम हम लोग देखेंगे। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है, वो सिंधु सभ्यता के 7 से 8 बड़े स्थल प्राप्त हुए। उन स्थलों से जो जो भवनों के, वस्तुओं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उन्हीं साक्ष्य के आधार पर एक अनुमान लगाया भारतीय पुरातत्वविदों ने कि सिंधु सभ्यता की जीवन शैली कैसी थी। और उसी आधार पर हम लोग कुछ फैक्ट को देखेंगे। तो जब बात करते हैं नगरीय व्यवस्था की, तो दो शहरों को हम लोग विशेष तौर पर गौर करेंगे। पहला है धौलावीरा, एक क्षेत्र मिलेगा धौलावीरा, और दूसरा क्षेत्र मिलेगा चहुंदड़ो। ये गुजरात में स्थित है, चहुंदड़ो स्थित है वर्तमान में पाकिस्तान में। अगर बात करें धौलावीरा की, तो धौलावीरा की क्या खासियत थी? तो एकमात्र नगर जो 3 भागों में विभाजित था। कई बार पीएससी ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी है व्यापम में कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल था जो 3 भागों में विभाजित था? तो धौलावीरा। जैसे कि अधिकांश नगर जो थे वो 2 भागों में विभाजित थे, परंतु धौलावीरा कितने भागों में विभाजित था? तो 3। एक को कहा गया पश्चिमी भाग, दूसरा भाग था मध्य पूर्वी नगर, और तीसरा था पूर्वी नगर। क्लियर है? तो धौलावीरा एकमात्र नगर जो कितने भागों में विभाजित था? तो 3। और चहुंदड़ो की क्या खासियत है? तो एकमात्र नगर जो दुर्गीकृत नहीं था। अर्थात यहां पर ना तो कोई पूर्वी भाग मिला, ना तो कोई पश्चिमी भाग मिला। पूरा चहुंदड़ो नगर जो था वो एक बराबर समतल में बसा हुआ था। किसी भी प्रकार के दुर्ग की, मतलब पश्चिमी भाग की, कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते। तो धौलावीरा एकमात्र नगर जो कितने भागों में विभाजित था? 3।
एकमात्र नगर जहां पास कोई भी दुर्ग के साक्ष्य, किसी भी प्रकार के साक्ष्य नहीं मिलते, तो वो कौन सा होता था? तो चहुंद्रो। क्लियर है? तो दो शहरों को, दो क्षेत्रों को विशेष तौर पर जानना है। एक है धौलावीरा और दूसरा है चहुंद्रो। क्लियर है बात यहां तक? चलिए फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं कि अधिकांश घर या अधिकांश भवने एक या दो मंजिला होते थे, जो पक्की ईंटों से अधिकांश नगर कैसे बने होते थे? पक्की ईंटों से। वर्तमान में आज हमारी सभ्यता में जैसे घरों को पकी हुई ईंटों से बनाया जाता है, ठीक उसी तरह सिंधु सभ्यता के भी अधिकांश घर कौन से ईंटों से निर्मित थे? तो पक्की ईंटों से निर्मित थे। तथा घरों से स्नान घर क्या प्राप्त होता है? हर घरों में स्नानागार या स्नान घर की व्यवस्था थी। पहले हमने देखा कि नगरे जो थे वो दो क्षेत्रों पर विभाजित थे, पूर्वी और पश्चिमी। इस पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के आधार पर ही हमने फिर कौन से फैक्ट देखे? तो दो शहरों के नाम देखे, धौलावीरा और चहुंदड़ो। धौलावीरा जो था वो तीन भागों में विभाजित था और चहुंदड़ो एक ऐसा स्थल था जो दुर्गीकृत नहीं था। ये दो फैक्ट देखे। इसके बाद हमने समझा कि अधिकांश भवनें जो थी वो एक या दो मंजिला होती थी, जो पक्की ईंटों से निर्मित होते थे, और साथ ही साथ घरों पर क्या मिलता है? तो स्नानागार। घरों पर हम लोग को कौन सी क्या देखने को मिलता है? हर घर पर सेपरेट स्नानागार। और इसी आधार पर फिर हम लोग कुछ नगरों के बारे में जानेंगे जो इनसे जुड़े हुए फैक्ट हैं। तो सबसे पहला, इसके बाद हम लोग एक महत्वपूर्ण नगर देखते हैं जिसका नाम है कालीबंगा। क्या नाम है? कालीबंगा। इस कालीबंगा की खासियत यह है कि अधिकांश घर जो थे वो पक्की ईंटों से निर्मित होते थे, लेकिन कालीबंगा में कच्ची ईंट से निर्मित भवन तथा अलंकृत ईंटों, ऑर्नामेंट ब्रिक्स और नेट ब्रिक्स, जो अलग अलग डिजाइनों के, अलग अलग सजावटी रूप से भी ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं, जिसको कहा गया है अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो घरें, अधिकांश भवनें जो थी वो पक्की ईंटों से निर्मित थी, परंतु कालीबंगा में कच्ची ईंटों और कुछ अलंकृत ईंटों के भी साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा एक और शहर है जहां पर कच्ची ईंटों से निर्मित भवन मिले, उसका नाम था रंगपुर। वर्तमान गुजरात में पड़ेगा ये। और रंगपुर में भी क्या है? तो कच्ची ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए। कच्ची ईंटों से निर्मित भवनों के साक्ष्य प्राप्त हुए। एग्जाम में पूछा गया है अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहां से मिला? तो अलंकृत ईंटों का साक्ष्य मिलता है हमको कालीबंगा से। इसके अलावा सारे अधिकांश घर पक्की ईंटों से निर्मित होते थे, लेकिन दो सिंधु स्थल, एक का नाम है कालीबंगा और दूसरे का नाम है रंगपुर, इन दो क्षेत्रों से कैसे साक्ष्य मिलते हैं हमको? तो कच्ची ईंटों से निर्मित भवनों के साक्ष्य मिलते हैं। क्लियर है बात? अब जब हमने देखा कि अधिकांश घरों से स्नानागार, स्नान घर प्राप्त होता है, तो फिर वहीं से एक और बड़े क्षेत्र का नाम आता है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। और इस मोहनजोदड़ो
जो कि पूरे सिंधु सभ्यता, अगर भारत पाकिस्तान को मिला दिया जाए तो पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे विकसित नगर कहा जा सकता है मोहनजोदड़ो को। और मोहनजोदड़ो से क्या क्या साक्ष्य मिला, तो चलिए देखते हैं। मोहनजोदड़ो से सबसे पहला मिला विशाल स्नानागार, जिसको कहा गया द ग्रेट बाथ। विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ और इस विशाल स्नानागार से ये अनुमान लगाया गया कि इस विशाल स्नानागार का जो प्रयोग होता था वो धार्मिक अनुष्ठान के लिए, धार्मिक अनुष्ठान के लिए प्रयोग। चूंकि विशाल स्नानागार था जहां अधिकांश लोग एक साथ स्नान करते थे, और ऐसा माना गया कि विशाल स्नानागार का प्रयोग जो था वो किस लिए किया जाता था, तो धार्मिक अनुष्ठान के लिए इसका प्रयोग होता था। क्लियर है। मोहनजोदड़ो से ही एक और हमको साक्ष्य मिलते हैं जिसको कहा गया विशाल अन्नागार, द ग्रेट ग्रेनरी। ये था द ग्रेट बाथ, दूसरा है विशाल अन्नागार, द ग्रेट ग्रेनरी अन्नागार प्राप्त हुआ। और इस ग्रेट ग्रेनरी विशाल अन्नागार की क्या विशेषता थी, तो यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन था। क्लियर है बात। जो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नान अन्नागार मिला, जो ग्रेट ग्रीनरी मिला, ये जितने भी सिंधु स्थलों से भवनों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं उन सभी भवनों में सबसे विशाल आकृति, सबसे बड़ी किसकी थी, तो अन्न कोठार की थी, जो कहां से प्राप्त होता है, मोहनजोदड़ो से। क्लियर है। तो दो चीजें याद रखिएगा, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार कहां प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए, विशाल अन्नागार का प्रयोग, विशाल अन्नागार जो था वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन माना गया। क्लियर है यहां तक बात। चलिए तीसरा हम लोग देखते हैं, कहां से निर्मित नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई। कांसे से निर्मित एक डांसर मॉन्यूमेंट्स मिला, एक नर्तकी की मूर्ति मिली, और इस कहां से निर्मित नर्तकी की मूर्ति के आधार पर ही इसको कहा गया कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। क्लियर है बात। तो कई बार याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सभ्यता को हम लोग नगरीकृत सभ्यता भी कहते हैं। और चूंकि सिंधु सभ्यता के लोगों ने धातु के रूप में किसका प्रयोग किया, कांस्य का, ब्रोंज का प्रयोग किया, इसीलिए इस सभ्यता को क्या कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता। क्लियर है। ये चीजें याद रखिएगा। कालीबंगा इंपॉर्टेंट है, रंगपुर और मोहनजोदड़ो। क्लियर है ना। कालीबंगा से अलंकृत ईंटें, कच्ची ईंटें, रंगपुर से, मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीज देखने को मिलता है, तो तीन चीजें देखने को मिली, विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ, विशाल अन्नागार, ग्रेट ग्रेनरी, और एक कांच से निर्मित नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होती है। और इसी के आधार पर इसको क्या कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाएगा। क्लियर है। चलिए अब अगर भवनों की या नगरी व्यवस्था की बात होती है तो नोट करके दो चीज देखेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक हड़प्पाई स्थल, सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पाई स्थल गुजरात राज्य से प्राप्त हुए। जितने भी खोजे गए सिंधु सभ्यता के स्थल थे, सबसे अधिक स्थलों की संख्या कौन से राज्य में देखने को मिलती है, तो भारत के गुजरात। तो सर्वाधिक हड़प्पाई स्थल गुजरात राज्य से प्राप्त हुए।
और इसके अलावा दूसरा देखेंगे, एक स्थल था जिसका नाम था राखी गढ़ी। और ये जो राखी गढ़ी है वर्तमान में कहाँ मिलेगा, कौन से राज्य में, तो हरियाणा। तो ये जो हरियाणा में स्थित राखी गढ़ी है, ये भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र था। अगर बात की जाए सबसे ज्यादा हड़प्पाई स्थल कौन से जगह या कौन से राज्य से प्राप्त होते हैं, तो वो गुजरात राज्य से। और जितने भी स्थल मिले, ऐसा माना जाता है कि भारत पाकिस्तान को, कुछ अफगानिस्तान को अगर मिला दिया जाए, तो सबसे बड़ा और विकसित क्षेत्र जो था वो मोहनजोदड़ो था। क्योंकि विभाजन के बाद अब पाकिस्तान अलग हो गया, तो भारत में स्थित सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का स्थल कौन सा है, तो राखी गढ़ी। याद रखिएगा, राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थल है। सबसे ज्यादा स्थल कहां से प्राप्त होते हैं, तो गुजरात से। तो इन चीजों के आधार पर हमने सिंधु सभ्यता की नगरीय व्यवस्था को समझा कि कौन कौन से क्षेत्रों से कौन कौन से स्थापत्य के या कौन कौन से भवनें प्राप्त होती हैं। क्लियर है यहां तक बात? तो चलिए, इस नगरीय व्यवस्था को जानने के बाद हम देखेंगे अगला टॉपिक, सिंधु सभ्यता का आर्थिक व्यवस्था। क्या देखेंगे हम लोग? आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिकल सिस्टम। आर्थिक व्यवस्था, अगर आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख कार्य कृषि था। जो सुव्यवस्थित तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से किया जाता था तथा फसलों का अधिशेष उत्पादन, सरप्लस प्रोडक्शन होता था। क्लियर है? अगर आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो आर्थिक व्यवस्था में हमने देखा कि सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख कार्य कृषि था। संगठित तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम से, ऑर्गेनाइज्ड वे से इस कृषि कार्य को किया जाता था। और जो फसलों का सरप्लस प्रोडक्शन होता था, अधिशेष उत्पादन होता था। और कैसे पता चलेगा कि सर अधिशेष उत्पादन होता था? तो याद करिए, हमने ऊपर देखा था कि हमको दो जगहों से, आगे बताऊंगा, दो जगहों से हमको अन्न कोठार मिला, ग्रीनरी मिला। इसका मतलब है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो बचे हुए फसलों को आपातकाल में, इमरजेंसी में प्रयोग करने के लिए स्टोर करके अनाजों को रखते थे। और वो स्टोर करने के लिए ही क्या मिला, तो अन्नागार। जो कि हमने मोहनजोदड़ो में देखा, विशाल अन्नागार जो था वो सबसे बड़ा भवन था जो सिंधु सभ्यता से प्राप्त होता है। क्लियर है बात? तो कृषि ऑर्गेनाइज्ड तरीके से किया जाता था। फसलों का कैसे उत्पादन होता था? अधिशेष उत्पादन, सरप्लस तरीके से। और अगर बात की जाए कि सिंधु सभ्यता के लोग कौन कौन सी फसलों का प्रमुख रूप से उत्पादन करते थे, तो जौ, बार्ले, गेहूं, वीट तथा कपास, कॉटन का प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता था।
इसके अलावा कुछ स्थल जैसे लोथल हो गया, जैसे कालीबंगा हो गया, इन स्थलों से चावल के भी साक्ष्य मिले। लेकिन प्रमुख रूप से सिंधु सभ्यता के लोग कौन सी फसलों का उत्पादन करते थे? तो जौ का, गेहूं का तथा कपास का। तो अधिशेष उत्पादन होता था गेहूं, कपास और जौ जो था वो सिंधु सभ्यता के लोगों का क्या था? तो मुख्य फसल था। क्लियर है बात यहां तक? चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कृषि जो था वो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, संगठित रूप से किया जाता था। तो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से संगठित रूप से किया जाता था, इसको कैसे साक्ष्य मिला? तो दो स्थलों के बारे में फिर हम लोग पढ़ेंगे। तो याद करिए, कालीबंगा ऊपर हमने पढ़ा था, अलंकृत ईंट। तो कालीबंगा से जुते हुए खेत, प्लग्ड फील्ड, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले तथा एक स्थल पड़ता है बनावली, हरियाणा में है, बनावली से मिट्टी के हल के खिलौने प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के हल के खिलौने प्राप्त हुए। इसी आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि कृषि जो था वो बहुत ही संगठित रूप से किया जाता था, क्योंकि कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। मतलब मानव जो है सिंधु सभ्यता में खेतों की क्या करता था? जुताई करता था, प्लगिंग। इसके अलावा एक क्षेत्र है जिसको कहा बनावली, बनावली से मिट्टी के हल, हल के साक्ष्य मिले हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। कौन से स्थल से क्या प्राप्त होता है, यही सबसे मेन पूछा जाने वाला टॉपिक है एग्जाम में। तो कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, बनावली से मिट्टी के हल के खिलौने मिले, जिससे ये पता चला कि सिंधु सभ्यता के लोग संगठित रूप से क्या करते थे? तो खेती किसानी का कार्य करते थे। क्लियर है? चलो ऊपर फिर हमने देखा था कि भाई अधिशेष उत्पादन होता था। तो अधिशेष उत्पादन के साक्ष्य जो मिलते हैं वो दो जगहों से मिलते हैं, एक है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा से अन्नागार, ग्रीनरी के साक्ष्य मिले। जुते हुए खेत मिलते हैं कालीबंगा से, मिट्टी के हल की प्रतिकृति प्राप्त होती है कहां से? तो बनावली से। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से क्या क्या देखने को मिला? स्नान, अन्नागार, ग्रेनरी। इससे ये पता चलता है कि कृषि में उत्पादन कैसा होता था? तो सरप्लस उत्पादन होता था। क्लियर है? सरप्लस प्रोडक्शन था। ठीक है, चलिए अब आर्थिक व्यवस्था में आगे चलते हैं। पशुपालन, सिंधु सभ्यता के लोगों का पशुपालन सिंधु सभ्यता के लोगों का दूसरा प्रमुख कार्य था। सिंधु सभ्यता के लोग प्रमुख रूप से कृषि का कार्य करते थे, एग्रीकल्चर का, और दूसरा प्रमुख कार्य उनका क्या है? तो पशुपालन। और पशुओं को फिर जो अलग अलग साक्ष्य मिलते हैं, तो गाय, बैल, भेड़, बकरी, इन पशुओं को प्रमुख रूप से सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा पाला जाता था। क्लियर है बात? इसके अलावा सिंधु सभ्यता में हमको जो सबसे खास बात देखने को मिलती है वो है विदेशों के साथ व्यापार। और भारत का या सिंधु सभ्यता का विदेशों से व्यापार था, इस बात की जानकारी मिलती है लोथल, वर्तमान के गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल से प्राचीन बंदरगाह, लोथल जो है वो समुद्री तटीय क्षेत्र पर स्थित एक सिंधु सभ्यता का क्षेत्र है गुजरात राज्य का। और इसी लोथल से
सबसे पुराना प्राचीन बंदरगाह एक पोर्ट प्राप्त हुआ, प्राचीन बंदरगाह प्राप्त हुआ। और इस प्राचीन बंदरगाह के प्राप्त होने से इस बात के साक्ष्य मिलते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग विदेशों के साथ क्या करते थे, आयात एवं निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कार्य होता था। समझ गए बात? क्योंकि बंदरगाह जो है वो बंदरगाह किस लिए होते हैं, तो समुद्री मार्ग से व्यापार के लिए बंदरगाहों का प्रयोग किया जाता था। और चूंकि बंदरगाह प्राप्त हुआ है कहां से, लोथल से। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, सबसे प्राचीन बंदरगाह, इस बंदरगाह को एक और नाम से जाना जाता है, गोदीवाड़ा। क्या कहा जाता है, गोदीवाड़ा। तो प्राचीन गोदीवाड़ा या बंदरगाह कहां से प्राप्त होता है, तो लोथल से। और इसी से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार करते थे विदेशों के साथ, मतलब आयात और निर्यात। यहां तक क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं। व्यापार के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित था। तो उस समय में कोई मुद्राओं का आविष्कार नहीं हुआ था। सिंधु सभ्यता में किसी भी प्रकार की मुद्रा का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ये कहा जाता है कि व्यापार में लेन देन के लिए किसका प्रयोग होता था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम का प्रयोग होता था व्यापार के लिए। क्लियर है? प्रमुख व्यवसाय था कृषि, दूसरा प्रमुख व्यवसाय था आपका पशुपालन, व्यापार के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली थी। विदेशों से व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं आयात और निर्यात के, क्योंकि बंदरगाह प्राप्त हुआ है कहां से, तो लोथल से बंदरगाह प्राप्त हुआ है। समझ गए? तो ये सिंधु सभ्यता की कौन सी स्थिति को देखा हमने, आर्थिक स्थिति को। इसी के अलावा कुछ सामाजिक और राजनीतिक चीजों को देखते हैं, इसमें नोट करके लिखिएगा। तो सिंधु सभ्यता का समाज, सिंधु सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक था, मैट्रियॉर्कल सिस्टम था, मात्र सत्तात्मक। आज का जो हमारा समाज है वो कैसा है, पितृसत्तात्मक। लेकिन सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था, तो मात्र समाज था, मैट्रियॉर्की सिस्टम था। यहाँ पर सिंधु सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक था। लोथल से युग्मित समाधान, ज्वाइंट टॉम्ब, मतलब स्त्री और पुरुषों को एक साथ जलाने का साक्ष्य मिलता है। युग्मित समाधान का साक्ष्य मिला। और चूंकि स्त्री और पुरुषों को एक साथ जलाया जाता था, तो जलाने के साक्ष्य मिले, तो इसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि सिंधु सभ्यता में भी सती प्रथा का प्रचलन था। क्लियर है बात? सिंधु सभ्यता में भी सती प्रथा प्रचलित थी, ऐसा माना जाता है लोथल से प्राप्त युग्मित समाधान से। क्लियर है बात? इसके अलावा जो सिंधु सभ्यता का जो समाज था, समाज श्रमिक जो कृषि का कार्य करते थे, व्यापारी जो व्यापार का काम करते थे, पुरोहित जो पूजा पाठ का काम करते थे। क्लियर है? तो सिंधु समाज में श्रमिक हो गए, व्यापारी हो गए, पुरोहित हो गए, और इसके अलावा योद्धा के, योद्धा वर्ग में विभाजित था। देखिए, जैसा कि हमने ऊपर देखा कि पूरे नगर पूर्वी नगर के रूप में, निचले क्षेत्र पर, इसके अलावा पश्चिमी भाग पर दुर्ग का निर्माण किया गया। तो इस व्यवस्था से यह पता चलता है कि उस समय भी समाज में भेदभाव उस समय प्रचलित था, सती प्रथा का प्रचलन था, समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक था।
प्रमुख रूप से सिंधु सभ्यता में कौन कौन से लोग देखने को मिलते हैं? तो श्रमिक देखने को मिलेंगे, व्यापारी देखने को मिलेंगे, योद्धा देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा पुरोहितों की संख्या देखने को मिलेगी। क्लियर है बात? तो ये जो हमने देखा, ये सिंधु सभ्यता की कौन सी व्यवस्था थी हमारी? तो ये सिंधु सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था थी। व्यापार के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली था, आयात और निर्यात के साक्ष्य मिलते हैं बंदरगाह के माध्यम से, कृषि प्रमुख रूप से किया जाने वाला कार्य था, फसलों का अधिशेष उत्पादन होता था क्योंकि अन्नागार मिला है, ग्रीनरी मिली है। क्लियर है? प्रमुख रूप से उपजाए जाने वाली फसलें कौन सी थी? तो जौ, गेहूं और कपास। इसके अलावा कालीबंगा से, लोथल से किसके साक्ष्य मिलते हैं? तो चावल के साक्ष्य मिलते हैं। समझ गए बात? तो चलिए, ये तो हमने देखा इनकी आर्थिक व्यवस्था। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के रिलीजियस सिस्टम की, धार्मिक व्यवस्था की। धार्मिक व्यवस्था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो रिलीजियस सिस्टम था, वो धार्मिक व्यवस्था, वो कैसे दिखती है? तो चलिए देखते हैं। सैंधव स्थलों से प्राप्त बड़ी संख्या में स्त्रियों के मृण मूर्तियों से, मृण मूर्ति मतलब मिट्टी के बनी हुई मूर्तियां, यह अनुमान लगाया गया कि सिंधु सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता के लोग मात्र देवी के उपासक थे। समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था, मैट्रियॉर्कल था। इसके अलावा सबसे बड़ी संख्या में स्त्रियों की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई है, जिससे यह माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो गॉडसेस, मात्र देवी के उपासक थे। समझ गए? इसके अलावा जो यज्ञ वज्ञ का आयोजन होता था, क्योंकि ऊपर हमने देखा पुरोहित वर्ग भी था, है ना? तो यज्ञों का आयोजन होता था, ये कैसे पता चलेगा? तो दो क्षेत्र, एक लोथल तथा कालीबंगा से फायर पॉट, जिसको बोलते हैं अग्नि वेदिकाएं, या अग्नि कुंड, जिस पर जनरली हवन हवन का आयोजन किया जाता है, तो अग्नि वेदिकाएं प्राप्त होती हैं। अग्नि वेदिकाओं से पता चला कि हवनों का प्रचलन था। इसके अलावा मृण मूर्तियों से, जिसमें सर्वाधिक संख्या स्त्रियों की थी, इससे यह पता चलता है कि समाज जो था वो किसका उपासक था? मात्र देवी का उपासक था। इसके अलावा हमने देखा कि पशुपालन भी था, लेकिन पशु पूजा का भी प्रचलन देखने को मिलता है। पशु पूजा प्रचलित थी, पशुओं की पूजा होती थी, जिसमें कुबड़ वाला बैल, जिसमें कुबड़ होता है, कुबड़ वाला बैल सर्वाधिक धार्मिक महत्व का था। धार्मिक महत्व में सबसे ज्यादा किसका था? तो कुबड़ वाले बैल का। क्लियर है? सर्वाधिक धार्मिक महत्व का था। पशु पूजा प्रचलित थी, कुबड़ वाला सांड सबसे ज्यादा धार्मिक महत्व का था, सबसे ज्यादा मृण मूर्तियां स्त्रियों की मिलती है, जिससे यह कहा गया कि समाज जो था वो मात्र देवी का उपासक था। क्लियर है बात? इसके अलावा मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों में चित्रित देवता को
पशुपति शिव कहा गया? पशुओं के देवता के रूप में पशुपति शिव, जिसकी जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो मोहनजोदड़ो से एक मोहरे प्राप्त होती हैं जिसमें एक देवता का चित्र मिला, जिसके आसपास बहुत सारे जानवरों की आकृति देखने को मिलती है, और इसी जानवरों से घिरे हुए देवता को पशुपति शिव कहा गया। तो पशुपति शिव की उपासना होती थी। कुबड़ वाला जो बैल था वो सर्वाधिक पशुओं में महत्व का था। दो स्थलों से, लोथल से और कालीबंगा से क्या प्राप्त होता है? अग्नि वेदिकाएं प्राप्त होती हैं। सबसे ज्यादा मृण मूर्तियां स्त्रियों की प्राप्त होती है, जिससे कहा जाता है या समझा जाता है कि सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो किसका उपासक था? तो मातृ देवी का उपासक था। और ये जो मोहरे प्राप्त होती हैं, सारे सिंधु सभ्यता से जो मोहरे प्राप्त हुई, उन मोहरों में सर्वाधिक आकृति एक श्रृंगी पशु, एक सिंग वाला जो पशु था, क्योंकि कई सारे मोहरों में एक आकृति आपने देखी होगी कि एक सिंग वाला, वो गैंडा बोल सकते हो, एक सिंग वाले पशु की सर्वाधिक आकृतियां किसमें देखने को मिलती है? मोहरों में। तो मोहरों में सर्वाधिक आकृति एक श्रृंगी पशु की प्राप्त होती है। और सिंधु सभ्यता में मृत्यु के बाद जलाने की, दफनाने की सब जगह के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किसी जगह पर मानवों को दफनाया जाता था, कहीं जलाया जाता था, जैसा कि आज भी प्रचलित है। और इसी आधार पर एक जगह जिसका नाम हड़प्पा है, हड़प्पा से एक कब्रिस्तान पशुओं को, मानवों को दफनाने की, जिसको कहा गया R37 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ। क्लियर है? चलिए देखो, ऐसी ही समझना है कि हड़प्पा से क्या मिला? R37 कब्रिस्तान। पूछा गया है एग्जाम में कि R37 कब्रिस्तान कौन से स्थल से प्राप्त होता है? तो हड़प्पा से। मतलब मृत्यु के बाद जलाने की, दफनाने की सबके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मोहरों में सर्वाधिक आकृति जो थी वो एक सिंग वाले, एक श्रृंगी पशु की थी। पशुपति शिव की उपासना होती थी। पशुओं में कुबड़ वाले सांड का या बैल का सर्वाधिक महत्व था। लोथल और कालीबंगा से अग्नि कुंड या अग्नि वेदिकाएं प्राप्त होती हैं। ये इससे हमको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन का पता चलता है। क्लियर है साथियों? तो आज की वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन, समाज कैसा था, नगरों की व्यवस्था, नगर नियोजन प्रणाली कैसी थी, उनकी आर्थिक क्रियाकलाप क्या थे और उनका धार्मिक जीवन कैसा था, इन सबको आज हमने जाना है। अब आज की क्लास में केवल इतना ही। आप अपनी तैयारियों को बेहतरीन से बेहतरीन अंजाम देने के लिए, आयाम देने के लिए जल्द से जल्द इस क्लासेस के साथ आप जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके सारे क्लासेस की जानकारी, लाइव रिकॉर्डेड PDF सबकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।